हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक बताने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सभी कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। जैसे दोस्तों, केमिकल कंट्रोल हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, नेचुरल कंट्रोल हो गया, तो इन सभी कंट्रोल के बारे में बताऊँगा। तो कीटों को नियंत्रण करने की दो विधि होती है। पहली होती है प्राकृतिक नियंत्रण, नेचुरल कंट्रोल। दूसरा होता है कृत्रिम या व्यावहारिक नियंत्रण, आर्टिफिशियल या अप्लाइड कंट्रोल। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक नियंत्रण या नेचुरल कंट्रोल। तो नेचुरल कंट्रोल क्या होता है? जो नेचुरल कंट्रोल होता है, नेचुरल प्रकार का जो कंट्रोल होता है, वह प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार का नियंत्रण प्रकृति द्वारा किया जाता है। इसमें मनुष्य का कोई दखल नहीं होता है। प्रकृति के अनेक कारक कीटों की संख्या में नियंत्रित और संतुलन रखने में सहायक होते हैं। यदि प्रकृति इस प्रकार कार्य न करती तो कीट पूरे संसार में छा जाते और मनुष्य और वनस्पतियों पर इस धरा पर रहना दुर्भर हो जाता। इसलिए दोस्तों, नियंत्रण जो कीटों का बहुत जरूरी है। निम्नलिखित प्राकृतिक कारक कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिसमें दोस्तों पहला है जलवायु संबंधी कारक, क्लाइमेट फैक्टर। जलवायु कैसे कीटों को नियंत्रित करता है? तो तापक्रम के द्वारा। तापक्रम के द्वारा कीटों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो यह जलवायु संबंधी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कीटों के विकास, वृद्धि, प्रजनन, आयु तथा संख्या पर पड़ता है। कीटों को प्रभावी रहने के लिए एक उचित तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार तापक्रम 13 डिग्री से 32 डिग्री समझा जाता है। कीटों के लिए दोस्तों जो उचित तापमान होता है वो 13 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अधिक कीटों के लिए 26 डिग्री तापक्रम भी उपयुक्त होता है। 38 डिग्री तापक्रम पर ग्रीष्म निष्क्रियता शुरू हो जाती है और 48 डिग्री तापमान पर उनकी मृत्यु होने लगती है। इसी प्रकार तापमान के घटने पर जाड़े के दिन में कीट के शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। जब दोस्तों जाड़ा ज़्यादा पड़ता है, जब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उस समय कीट क्या करते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो दोस्तों, और जो गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में जब 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कीट टेम्परेचर जाता है तो कीटों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति उन्हें वर्ष भर सक्रिय नहीं रहने देती। गर्म तथा नम वातावरण अधिकतर कीटों के लिए उपयुक्त होता है। अत्यधिक तापक्रम उनके विनाश का कारण होता है। ठंडे तथा नम जाड़े के मौसम में बार बार या अचानक परिवर्तन के कारण अधिकांश कीट मर जाते हैं। गर्म और शुष्क मौसम भी ज़्यादातर कीटों पर नियंत्रण रखती है। तो यह था टेम्परेचर के द्वारा कीट का नियंत्रण। टेम्परेचर के द्वारा कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर यदि 48 डिग्री सेल्सियस हुआ या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो गर्मी के कारण कीटों की मृत्यु हो जाती है। और यदि टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो कीट जो है वह निष्क्रिय हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो यह था टेम्परेचर। इसके बाद ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी जिसे कहते हैं। तो कीटों के विकास के लिए उचित नमी की भी आवश्यकता पड़ती है। कीटों को विकास के लिए उचित नमी की आवश्यकता जो मानी जाती है 260 से 80% मानी जाती है। अधिक आर्द्रता पर कीट बढ़ने और फैलने लगते हैं। आर्द्रता की कमी होने पर कीटों के शरीर से वाष्प उड़ती है, जिससे उनके शरीर का शुष्कीकरण होने लगता है और वे जीवित नहीं रह पाते हैं। तो यह है दोस्तों, यदि वाष्प की कमी होगी तो कीटों के शरीर से वाष्प निकलने लगेगा, वाष्प उड़ने लगेगा, जिससे शुष्क होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है वायु की गति, एयर करंट। एयर के करंट से दोस्तों कीट कैसे नियंत्रित होते हैं? तो वायु के तीव्र झोंके कीटों को उनके पोषक पौधे से दूर तथा प्रतिकूल स्थितियों में ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे उनकी संख्या में कमी आ जाती है। बहुत से कीट तेज हवा की चपेट में मर भी जाते हैं। वायु वातावरण से नमी को उठाकर भी कीटों की जीवन क्रियाएं विपरीत प्रभाव डालती हैं। जैसे क्या होता है यार दोस्तों, जब हवा चलता है तो बहुत सी कीट जो होते हैं वह यहाँ से दोस्तों रहेंगे, हवा मार देगा, उड़ के दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो वहाँ जाते हैं तो दोस्तों उनका जो प्रतिकूल प्रभाव है, वहाँ का जो टेम्परेचर है या वहाँ का जो क्लाइमेट है जहाँ वो पहले था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली नहीं, इसलिए उनकी संख्या में भी कमी आ जाती है। आगे चलते हैं रेनफॉल। रेनफॉल द्वारा कीट का नियंत्रण कैसे होता है? तो जब तेज वर्षा तथा अवर्षण दोनों स्थितियां कीटों के लिए प्रतिकूल होती हैं, तब अधिक वर्षा तथा बाढ़ में बहुत से कीट और उनकी अवस्थाएं बहा ले जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। सूखा की स्थिति में उच्च आर्द्रता न मिलने पर भी उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है सूर्य के प्रकाश, सनलाइट का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने देखा टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद देखा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बाद देखा हम लोगों ने एयर करंट, एयर करंट के बाद देखा रेनफॉल। अब देखेंगे सनलाइट। सनलाइट का क्या प्रभाव पड़ता है कीटों पर? सूरज के प्रकाश की कीटों की आदतों से गहरा संबंध होता है। कुछ कीट अंधेरा पसंद करते हैं, जिन्हें रात्रिचर कहते हैं। इसके विपरीत कुछ कीट सूर्य के प्रकाश में अधिक सक्रिय जाते हैं, जिन्हें दिनचर कहते हैं।
इस दशा में परिवर्तन उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। सूर्य की तेज रोशनी बहुत से कीटों और उनकी विभिन्न अवस्थाओं को मार डालती है। तो सूर्य की दोस्तों जो कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनको रात्रि की आवश्यकता होती है और कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनको दिन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह था सूर्य के प्रकाश का प्रभाव कीटों पर। अगला पॉइंट है प्राकृतिक रुकावटें, नेचुरल बैरियर। तो बहुत सी प्राकृतिक रुकावटें जैसे पहाड़ों की श्रेणियां, समुद्र, नदियां, झीलें, मरुस्थल भूमि की किस्में इत्यादि कीटों के वितरण, विकास और वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करती है तथा इसकी संख्या को संतुलित बनाए रखने में सहायता करती है। इसके बाद दोस्तों आता है प्राकृतिक शत्रु, नेचुरल एनिमी। तो दोस्तों कुछ कीट ऐसे होते हैं जैसे उनकी कुछ शत्रु होते हैं। तो अनेक ऐसे जीव जो कीटों की संख्या में रोकने में सहायक होते हैं। इनमें चिड़िया, मछली, मेढक, टोड, छिपकली, सर्प, रीछ, छछूंदर, चमगादड़ इत्यादि प्रमुख है। ये सब क्या करते हैं, ये सब कीटों को खा जाते हैं। दोस्तों इसी कहते हैं नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक शत्रु। दोस्तों एग्जाम पूछ सकता है कि प्राकृतिक शत्रु द्वारा आप कीट को नियंत्रित कैसे करेंगे। तो प्राकृतिक शत्रु होता है क्या, पहले आप लोग वही जान लेंगे तो आप लोग बता देंगे। प्राकृतिक शत्रु क्या होता है, जैसे दोस्तों प्राकृतिक शत्रु का मतलब दोस्तों जैसे कीट है, कीट को खाने के लिए मेढक है, तो मेढक उसका प्राकृतिक शत्रु है। उसको कोई अपने से उसका शत्रु नहीं बना रहा है, वो पहले से ही नेचुरली उसका एनिमी है। तो यही है। इसका दोस्तों अगला पॉइंट है रोग, डिजीज कैसे कीटों को नियंत्रित करती हैं। अन्य जीवधारियों की बात है, कीटों में भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं जिसके कारण उनकी संख्या में भारी कमी आती है। कीटों के बीमारी वाहक एंटोमोजेनियस पैथोजेंस बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ और निमोटोड इत्यादि से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यह था आपका प्राकृतिक नियंत्रण। इसके बाद मैंने बताया था कि कीटों को दो प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। तो अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम या व्यावहारिक नियंत्रण। इसमें दोस्तों हम लोग कीट को नियंत्रित करने के लिए कुछ क्रिया करेंगे, तो उसे देखते हैं। इसे कहते हैं अप्लाइड कंट्रोल या आर्टिफिशियल कंट्रोल। तो इस प्रकार नियंत्रण मनुष्य द्वारा अपनाई गई विधियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य इन विधियों को अपनाते समय कीट के कमजोर बिंदु ध्यान रखकर उसका लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार के कीट प्रबंधन में मनुष्य अपनी बुद्धिबल के द्वारा निम्नलिखित साधनों का उपयोग करता है। इसमें वही दोस्तों पहला है यांत्रिक एवं भौतिक नियंत्रण, मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। दूसरा है कर्षण कंट्रोल। तीसरा है जैविक कंट्रोल। चौथा रासायनिक कंट्रोल और पांचवा है वैधानिक कंट्रोल। दोस्तों सब इंपॉर्टेंट और सब एग्जाम पूछता है। अभी दोस्तों माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी को हुआ था तो वहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछा था, और दोस्तों माता ज्योतिबा राव फुले का हुआ था तो वहाँ पे लीगल कंट्रोल पूछा था। तो सब पूछ देता है, तो इसलिए मैं सभी कंट्रोल की विधियाँ आप लोग बता रहा हूँ। आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो देखते हैं पहला मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। इसमें दोस्तों सबसे पहले देखेंगे फिजिकल कंट्रोल। तो पहला है हस्त एकत्रीकरण, हैंड कलेक्शन। इस विधि में मनुष्य द्वारा कीटों को विभिन्न अवस्थाओं में एकत्र करके नष्ट किया जाता है। कीट को दोस्तों एक साथ एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद उसको नष्ट कर देंगे। अगला है हस्त जालों द्वारा एकत्रीकरण, कलेक्शन बाय हैंड नेट्स। इस विधि में हस्त जालों द्वारा कीटों को नियंत्रित किया जाता है। अगला है स्पाइक घुमाने की विधि। इस विधि में पौधे के आंतरिक बेधकों को तीली या तार उनके द्वारा बनाए गए छिद्रों में डालकर नष्ट किया जाता है। क्या बताया जाए तो इसका मतलब आप लोग समझिएगा, जैसे वहाँ दोस्तों जो बील होता है या उनका जो होल होता है जहाँ पे वो रहते हैं, उनमें दोस्तों कोई कीली डालकर या तार डालकर उसको घुमाकर उसे नष्ट कर दिया जाता है उसकी अंदर ही। इसके बाद आता है यांत्रिक रोकथाम, मैकेनिकल एक्सक्लूजन। इसमें ऐसे ढंग बनाए जाते हैं कि कीट भोज्य पदार्थ तक न पहुँचे। अगला पॉइंट है पौधों पर पट्टी लगाना, ट्री बाइंडिंग। इसमें पौधे के तनों पर सिलोफोन, कागज, ग्रीस लगा कपड़ा, मोम युक्त कागज इत्यादि पौधे के तने के ऊपर गोलाई में लपेट देते हैं, जिससे रेंग कर चढ़ने वाले कीट पौधों पर नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे भौतिक नियंत्रण। तो भौतिक नियंत्रण द्वारा कीटों को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों जो तमाम साधन जैसे तापक्रम है, प्रकाश है, नमी, बिजली, ध्वनि को कीटों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सब हम लोगों ने अभी किसमें पढ़ा, नेचुरल कंट्रोल में पढ़ा है, लेकिन हम लोगों को भौतिक कंट्रोल में भी इसको पढ़ना है। तो इसमें पहला है तापक्रम में पहला है उच्च तापक्रम। तो अनाजों में अधिक आर्द्रता रहने से उनमें कीटों का आक्रमण अधिक होता है। इनसे बचने के लिए अनाजों को सूर्य की प्रखर धूप में सुखाते हैं। इसे सूर्य चिकित्सा कहते हैं या सन हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। एग्जाम पूछ सकता है सन हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अनाजों में अधिक आर्द्रता रहने में कीटों को या उनमें कीटों के आक्रमण को कम करने के लिए उन्हें धूप में सुखाना, ये क्या कराता है, सन हीट ट्रीटमेंट कराता है।
तो कभी कभी बीजों के अंदर कीट छिपे रहते हैं, जैसे कपास की गुलाबी सुंडी। ये सूर्य के प्रकाश में से नहीं मरती। इन्हें मारने के लिए बीज को इनक्यूबेटरस में रखकर 125 से 13 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस क्रिया से कीट मर जाते तथा बीजों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भंडारित अनाजों के कीटों के लिए भंडारण गृहों का तापक्रम बढ़ाकर कीट नियंत्रण के लिए यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि को अतितापन कहते हैं। गुलाबी सुंडी को मारने के लिए सीमन कॉटन सीड हीटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो यह था दोस्तों टेम्परेचर हम लोगों ने वो वाला टेम्परेचर नेचर में देखा था, तो सूर्य के प्रकाश से जो टेम्परेचर हाई और लो हो रहा था। इसमें हम लोग अपने से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और अपने टेम्परेचर को कम करेंगे। तो यह था दोस्तों टेम्परेचर के द्वारा कीट को नियंत्रित करना है। इसी में दोस्तों दूसरा न्यून तापक्रम या कम तापक्रम। सुषुप्तावस्था में कुछ कीट 30 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री के नीचे तापक्रम भी सहन कर लेते हैं। ये प्राय 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खाना पीना बंद कर देते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए शीत भंडारणों में फलों और सब्जियों को रखकर इनके प्रकोप से बचाया जाता है। यद्यपि 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे कीट अक्रियाशील हो जाते हैं, परंतु बहुत सी अवस्थाएं मरती नहीं हैं। बहुत से कीट 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक तापक्रम सहन कर लेते हैं। तो दोस्तों कोल्ड स्टोरेज दोस्तों जो होता है वहाँ पर सब्जियों को इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जो कीट होते हैं वहाँ पर निष्क्रिय होते हैं। इसी में दोस्तों अगला देखेंगे बिजली का प्रयोग या प्रकाश का प्रयोग। तो इसमें दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष नियंत्रण और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो इस विधि में कीटों द्वारा आक्रांतिक अनाजों को गामा कीड़ों के प्रभाव में साधारण डोज पर रखते हैं, जिससे कीट तो मर जाते हैं परंतु अनाजों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है अगला अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इस विधि में कीड़ोयन किया जाता है। नर कीटों का अधिक संख्या में प्रयोगशालाओं में रखकर कोबाल्ट बल्ब से निकली गामा कीड़े इनके ऊपर छोड़ी जाती हैं। गामा कीड़े कीटों के प्रजनन अंगों को नष्ट करके उन्हें बाँझ बना देती हैं। ये मादा के साथ मैथुन करते हैं परंतु इनके अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं। इस प्रकार आगे की पीढ़ी नहीं चल पाती। तो यह था अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसे कहते हैं? इसमें दोस्तों कोबाल्ट बल्ब से जो गामा कीड़ा निकल रही है वह उनके ऊपर छोड़ी जाती है, जिससे उनका जो प्रजनन अंग होता है वह नष्ट हो जाता है, जिससे वह बाँझ बन जाती हैं। इसके बाद वो जनन करते हैं, मैथुन करते हैं, लेकिन उनमें से अंडे या बच्चे नहीं निकलते हैं। इस विधि के द्वारा बाँझ नर वाली विधि इस विधि को बाँझ नर वाली विधि भी कहते हैं। इस विधि की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक निपीलिंग 1937 में की थी। इस विधि का सफल प्रयोग 1955 में क्यूरिकुआ के टापू में पालतू पशुओं के परोपजीवी स्क्रूवर्म फ्लाई के विरुद्ध किया गया था। इस कीट की पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई और कीट नियंत्रण एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। नर कीट का चयन इसलिए किया गया कि इनकी संख्या मादा की अपेक्षा कम होती है तथा एक कम मात्रा पर ही बाँझ हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग को देखेंगे इसमें आर्द्रता, नमी। तो इस विधि में खेतों में पानी लगाने और निकालने की क्रिया करते हैं। भूमि के अंदर रहने वाले बहुत से कीटों को खेत में पानी निकाल कर नष्ट किया जा सकता है। भंडारित अनाजों के कीटों के नियंत्रण के लिए अनाज को सुखाकर उसमें आर्द्रता का प्रतिशत 8 से 10 करने से अधिकांश कीटों का आक्रमण रोका जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है ध्वनि। तो ध्वनि तरंगों का प्रयोग कीटों को भगाने, आकर्षित करने तथा मारने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉटन वाल्ववर्म्स में प्राकृतिक शत्रु एक प्रकार के बर्ड्स होते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे को कीट ग्रहण कर सकते हैं, अतः उसी प्रकार की ध्वनि रिकॉर्ड बजाए जाने पर कीट दूर भागते हैं। मच्छरों को आकर्षित करने के लिए 1940 में कुछ अफ्रीकी वैज्ञानिक ने ध्वनि का प्रयोग किया। कुछ उच्चकृत तरंगे कीटों को मारने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। तो यह था ध्वनि के द्वारा कीटों का नियंत्रण। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कल्चरल कंट्रोल या कर्षण नियंत्रण। मैंने थोड़ा सा आगे के लेना भूल गया तो उसको मैं आप लोग बता देता हूँ। तो इस प्रकार के नियंत्रण के लिए कृषि की विधियों का या कृषि प्रक्षेत्र के लिए अपनाई जाने वाली कुछ रीतियों तथा कुछ परिवर्तन अथवा घटाव बढ़ाव किया जाता है। यह विधि कृषि के अनुभव के आधार पर अपनाई जाती है। यह विधि अधिक खर्चीली नहीं होती है। इस विधि का किसी प्रकार का विपरीत असर न तो फसलों पर पड़ता है, न ही वातावरण पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। ये विधियाँ सभी कीटों के लिए लागू नहीं होती हैं। यह एक विशेष विधि किसी के लिए उपयोग की जा सकती है या उपयोग होती है, परंतु दूसरे के लिए असफल हो सकती है। इसमें निम्नलिखित क्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले इसमें होता है फसल चक्र। फसल चक्र अपनाकर कीटों का नियंत्रण करना। तो किसी खेत में फसल को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से पहले फसल के कीट दूसरी फसल को
अपने पोषक पौधे के अभाव में आक्रमणित नहीं करते और भोजन के अभाव में मर जाते हैं। दोस्तों एग्जाम पूछ सकता है कि आईपीएम में फसल चक्र की क्या भूमिका है। एग्जाम पूछ सकता है कि आईपीएम में फसल चक्र की भूमिका या आइडिया में फसल चक्र की भूमिका। तो यही है आईपीएम में फसल चक्र की भूमिका कि खेत में फसलों को हेर फेर के बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से पहले फसल के कीट दूसरी फसल को अपने पोषक पौधे के कमी में आक्रमणित नहीं करते और भोजन के अभाव में मर जाते हैं। यह विधि तभी तक सफल होती है जब तक कि कीट के पोषक पौधे सीमित हों, कीट कम गतिशील हो तथा दोनों फसलों के बीच कीट की अवधि लंबी हो। एक बच्ची कीटों के लिए यह विधि अच्छी होती है। फसल चक्र अपनाने में उनका आयतन समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो यह था फसल चक्र के द्वारा कीट का नियंत्रण। इसका दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित फसल के द्वारा कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो दो या दो से अधिक फसलों के एक साथ बोने से कीट अपने भोज्य पौधों में सुगमता से नहीं पाते तथा उनकी संख्या में कमी आती है। उदाहरण के लिए ज्वार और बाजरा साथ में बोने से ज्वार बेधक का आयतन कम हो जाता है। इसी प्रकार गन्ने के चारों तरफ सनई लगाकर कीटों की रोकथाम की जाती है। आगे जोतना, टिलिंग, जुताई के द्वारा कीटों का नियंत्रण। यह विधि उन कीटों के लिए अधिक प्रभावशाली होती है या अधिक प्रभावी होती है जिनकी कोई न कोई अवस्था भूमि के अंदर रहती है। यह विधि रेशेदार सुंडी, श्वेत गिडार तथा कटुआ आदि के लिए उपयोग की जाती है। खेत की मिट्टी उलट पलट जाने में इनकी उपस्थिति अंडे, सुंडी तथा इल्ली आदि ऊपर आ जाती है और ये प्राकृतिक शत्रुओं अथवा सूर्य के प्रकाश द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। अगला, बोने के समय में परिवर्तन करके कीटों का नियंत्रण। तो फसलों को जल्दी या देर से बोकर भी कीटों का नियंत्रण किया जाता है। कई फसलें ऐसे होती हैं कि शीघ्र बो देने पर कीट के प्रकट होने की अवस्था तथा इतना विकास कर लेती हैं कि उन्हें कीट खाना पसंद नहीं करते अथवा उनका प्रभाव बहुत कम होता है। जैसे कपास और सरसों को शीघ्र बोने से उन पर फुफुदा और माहू का बहुत कम प्रभाव होता है। इस प्रकार कीटों के प्रकट होने के कुछ दिन बाद ही फसल बोने से फसल आक्रमणित होने से बच जाता है। इसके बाद प्रतिरोधी जातियाँ, रेसिस्टेंस वैरायटियाँ को प्रयोग करके कीटों को नियंत्रित किया जाता है। फसलों या पौधों की ऐसी जातियाँ उगानी चाहिए जिनसे कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता हो अथवा कीट उन्हें खाना पसंद न करते हैं। प्रतिरोधी जातियों के विकास के लिए देश तथा विदेशी में काफ़ी प्रयास चल रहा है। अभी तक कोई पूर्व प्रतिरोधी जाति का विकास नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण है कि कीट अपना भोजन आदतों को बदलते रहते हैं, अतः वे जातियाँ निम्न सहनशील क्षतिपूर्ति करने की शक्ति अथवा जो कीटों द्वारा पसंद न की जाती हो उनको उगाना श्रेयकर होता है। पेड़ों की छटाई करके उनकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। दोस्तों पेड़ों की छटाई करने से उनकी प्रतिरोधी क्षमता जो है वो बढ़ती है। इसके बाद साफ सुथरा खेती करके कीटों को नियंत्रित करना। तो खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने से कीटों को अल्टरनेट होस्ट प्लांट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार फसल कटाई के बाद खेत की जुताई तथा फसल के अवशेषों, ठूठों आदि को नष्ट कर देने से कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। इसके बाद उपयुक्त खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करके कीटों को नियंत्रित करना। खादों एवं उर्वरकों को संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से पौधे स्वस्थ और शक्तिशाली रहते हैं। कुछ कीट नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित न होने पर अधिक प्रकोप करते हैं। गोबर और कंपोस्ट की कच्ची खाद डालने से दीमक आदि के प्रकोप का भय बढ़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कहा था कि खेत में कच्ची खाद नहीं डालना चाहिए। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। जब पीड़क के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रु का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके घर में बहुत से कीट हैं तो दोस्तों उनके नियंत्रण के लिए आप लोग छिपकली लाएंगे तो क्या हो गया, आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। क्योंकि दोस्तों जो कीट है उनके नियंत्रण के लिए हमने क्या लिया, छिपकली को लाया, उसका प्राकृतिक शत्रु है छिपकली। ये पीड़क पौधे जंतु या मनुष्यों को हो सकती हैं। इस नियंत्रण विधि में मनुष्य प्राकृतिक शत्रुओं को प्रोत्साहित करता है, उनके अनुकूल वातावरण तैयार करता है तथा भारी मात्रा में प्रयोगशालाओं में पालकर उनके रुचि के पीड़कों के ऊपर छोड़ता है जिससे वे नष्ट हो सके या उनकी संख्या में कमी हो सके। इसका सबसे साधारण उदाहरण है घरों में बिल्लियों को पालकर चूहों की संख्या को नियंत्रित करना। जब चूहे घर में अधिक हो जाते हैं तो बिल्ली को पाल दिया जाता है। जैविक नियंत्रण प्रकृति में अपने आप होता रहता है जिसे प्राकृतिक नियंत्रण भी कहा जाता है, परंतु जब इन्हीं उपायों को मनुष्य द्वारा पीड़क नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। इन दोनों में अंतर करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक जैविक नियंत्रण तथा मनुष्य द्वारा अपनाई गई विधि को व्यावहारिक जैविक नियंत्रण की संज्ञा दी है।
तो यह था बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे कहते हैं? जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए या कीटों के नियंत्रण के लिए मनुष्य के द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रु का प्रयोग किया जाता है, उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं मैंने जितना बताया अभी तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएम क्या है, पूछ सकता है आईपीएम को। तो मैंने इसलिए आपको बता देता हूँ कि पीड़कों के नियंत्रण के लिए जब एक से अधिक नियंत्रण विधि का उनके गुण एवं अवगुण के आधार पर सम्मिलित करके उनका उपयोग साथ साथ करते हैं, तो उसे आईपीएम कहते हैं। अभी हमने जो भी कंट्रोल की विधियां पढ़ी, यदि किसी भी कीट को कंट्रोल करने के लिए या पीड़क के नियंत्रण के लिए इनमें से एक नहीं, एक से अधिक यदि विधि का प्रयोग साथ साथ करेंगे तो उसी को आईपीएम कहेंगे। इसके बाद मैंने लिया प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है? प्लांट क्वारंटाइन को कानूनी प्रतिबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि उस क्षेत्र में कीट व बीमारी की शुरुआत या उद्घाटन या कह सकते हैं दोस्तों बढ़ोतरी में रोकथाम या देरी के उद्देश्य से होता है। प्लांट क्वारंटाइन का सामान्य मतलब होता है दोस्तों बाधिकरण के उद्देश्य से, क्योंकि रोग और खरपतवार के संबंध में हानिकारक वस्तुओं के आवाजाही पर रोक होता है या रोक शामिल होता है। तो इतना ही दोस्तों आज के लिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।